बेंगलुरु के कंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक एक्ट्रेस उतरती है और उतरती ही उसको डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पास से 14 किलो 200 ग्राम सोना बरामद होता है, जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में कुल कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए होती है। एक अभिनेत्री के पास इतना सोना कैसे दुबई आ रहा है और कौन है यह अभिनेत्री, और इतना सोना तस्करी करने के बाद इसको क्या फायदा है? आखिर सोने की तस्करी क्यों की जाती है और सोने की तस्करी करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी हालत क्या होगी, यह मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सोने की शुरुआत कहां होती है और सोने का इतना इंपॉर्टेंस इंडिया में क्यों है। तो मित्र, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मित्र आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। तो मैं कहानी को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट है कि जिसमें कि वह अभिनेत्री जो पकड़ी गई है वह कैसे पकड़ी गई है और कैसे सिंडिकेट के लिए वह काम करती है उसका। दूसरा कि सोना हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो मित्र, पहली कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी पिछले एक महीने से एक अभिनेत्री पर नजर गड़ाए हुए थे। वह पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई गई और 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट को पकड़ी है। लेकिन वहां पर जहां पर वह जा रही है, ना तो वहां पे कोई उसका रिश्तेदार है और ना ही कोई उसका बिजनेस है। तो अधिकारियों को शक होता है और उसके ऊपर निगरानी बढ़ा देते हैं। 3 मार्च को जब यह अभिनेत्री बेंगलुरु के कंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो वहां पर DRI की टीम पहले से मौजूद होती है। वो उसको ट्रैक कर रही होती है। वह अभिनेत्री को रोकती है। अभिनेत्री फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से DRI के अफसरों से मिलती है और DRI के अफसरों जब उसकी तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद सारे अफसर चौंक जाते हैं, क्योंकि इस एक्ट्रेस ने एक खास तरह की बेल्ट और जैकेट पहन रखी थी और इस जैकेट और बेल्ट से उन्हें 14 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ। और इस सोने का जो आकार था वह छड़ों के आकार का था और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कुल कीमत 12 करोड़ रुपए थी। सारे अफसर फुल ऑफ सरप्राइज हो जाते हैं और यह लड़की अपने आप को DGP की बेटी बताती है। DRI की टीम अपने साथ इनको लेकर बेंगलुरु के अपने हेडक्वार्टर में ले जाती है और पूरी जानकारी इकट्ठा करती है। और DRI के अधिकारियों ने बेंगलुरु के जो इसका अपार्टमेंट है, जो एक्ट्रेस का घर है, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसको 2 करोड़ 6 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी और सोना मिलता है और 2 करोड़ 67 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इतना सारा पैसा और गहने देखकर सारे अफसर सरप्राइज हो जाते हैं। 4 मार्च के दिन मंगलवार को इस एक्ट्रेस को बेंगलुरु के आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत में पेश करते हैं, जहां उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। आखिर ये एक्ट्रेस है कौन और कर्नाटक के DGP से इसका क्या संबंध है, और एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा कड़ी निगरानी होने के बाद भी यह सोना दुबई से कैसे लाती थी? यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। यह जो एक्ट्रेस है उसका नाम है रान्या राव। रान्या राव ने बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2014 में माणिक्यम, जिसमें कि सुपरस्टार सुदीप के साथ में वह काम करती है। इसके बाद वह तमिल फिल्म वगा में काम करती है और फिर कन्नड़ फिल्म वह 2017 पटकी में काम करती है। यह तीनों फिल्मों में काम करती है और ये फिल्में नहीं चलती हैं, जिनके कारण से कि इसको एक्टिंग का जो करियर है वो छोड़ना पड़ता है और नवंबर 2024 में आर्किटेक्ट जितेंद्र कुकरेरी के साथ में यह शादी कर लेती है। यह कर्नाटका के DGP सीनियर IPS रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है और इसके पिता रामचंद्र राव की भी एक गजब की कहानी है। दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य करते हुए इनके ऊपर एक धन जब्ती का विवाद आया। 2014 में इलावल के पास जाने वाली एक निजी बस को रोका गया, जहां पर मैसूर दक्षिणी पुलिस ने केरल से आ रहे व्यापारियों से 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर लेते हैं। पुलिस कहती है कि उसने 20 लाख रुपए संपत्ति जब्त की है, लेकिन केरल के व्यापारी कहते हैं 20 लाख नहीं, 2 करोड़ 27 लाख रुपए जब्त किया गया। और ये जो पुलिस है यह दूसरे बिजनेसमैन के साथ में लूटने का आरोप है। और बस की छापामारी के दौरान मौजूद अधिकारियों में उसमें से एक गनर था जो कि राव का गनर था, जिसका नाम प्रकाश था।
राव इस आरोप से इनकार करते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद उनका तबादला कर दिया जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बेंगलुरु मिरर को बताया कि राव के मामले में सीआईडी ने स्पष्ट रूप से यह देखा है कि राव और पुलिस अधीक्षक के रहते हुए उनसे बहुत भारी चूक हुई, क्योंकि उनके संज्ञान में यह मामला लाया गया था। आईजीपी से जुड़े गनर को के सहित कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर डकैती का आरोप होता है। वर्तमान में कर्नाटक के चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में कार्यरत है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि एयरपोर्ट पे इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है, फिर भी तस्करी कैसे की गई? तो सबसे बड़ी बात है रान्या राव को मिलने वाली सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल। जब सीसीटीवी को खंगाला गया तो यह देखा गया कि जब भी रान्या राव एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो एक अधिकारी टर्मिनल पर उनकी मुलाकात करता है और उन्हें बाहर लेकर जाता है। रान्या राव का कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं होता है, जिससे कि वह जांच से बच जाती है। रान्या राव को सरकारी गाड़ी में लाया जाता है। जो अधिकारी उसके साथ में आता है उसका नाम है कांस्टेबल बसव राज। जब डीआरआई की टीम ने रान्या राव को रास्ते में रोका, कांस्टेबल बसव राव ने बोला कि आप लोग जानते हैं ये कौन है? यह डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है। बस इसी प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हुए यह तस्करी की जाती थी। एक बार तस्करी से रान्या राव को कितना फायदा होता है? आईबीजे के मुताबिक भारत में फिलहाल 1 किलो सोना 46,04,000 रुपए का सोना मिल रहा है, जबकि दुबई में यही सोना 83 लाख रुपए का मिल रहा है। तो 1 किलो सोने पर बिना कस्टम ड्यूटी अगर बेचा जाता है तो 3,40,000 रुपए मिलते हैं। रान्या राव एक ट्रिप में 15 किलो सोना लेकर आती है, यानी एक ट्रिप में 51 लाख रुपए का फायदा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिनों में रान्या राव ने दुबई से 4 बार ट्रिप की, और वह जिस रैकेट के लिए काम करती है वह रैकेट उसे प्रति किलो 1 लाख रुपए सोना देता है। आखिर इंडियन रूल्स के मुताबिक आप कितना सोना ला सकते हैं? तो इंडियन रूल्स के मुताबिक सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कस्टम ड्यूटी जो लगती है, अगर कोई पुरुष दुबई से सोना लाता है, 20 ग्राम सोना लाता है तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। 20 से 50 ग्राम तक उसको 3% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, और अगर 50 से 100 ग्राम तक सोना लाता है तो 6% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, और इससे ज़्यादा अगर वो सोना लाता है तो 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। और यहीं पर अगर कोई महिला लाती है दुबई से सोना तो उसे 40 ग्राम पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। 40 से 100 ग्राम तक अगर सोना खरीदती है तो उसे 3% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। 100 से 200 ग्राम तक सोना लाती है तो 6 ग्राम कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, और 200 ग्राम से अगर ज़्यादा लाती है तो उसे 10% ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर बच्चा जो कि 15 साल से कम है अपने साथ में अगर सोना लाता है तो वह कस्टम ड्यूटी उसको फ्री रहती है। लेकिन गोल्ड लिमिट के साथ साथ बच्चे के साथ आने वाले व्यक्ति को उसका रिलेशनशिप प्रूफ करना पड़ता है। और इसमें सज़ा क्या मिलती है, और यह सोने की खोज कैसे होती है, और इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। सोने का इतना इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है और इकोनॉमिक्स क्या है इसका, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। करीब 11,000 साल पहले इंसानों ने जो पहली धातु की खोज की थी उसका नाम था कॉपर यानी तांबा, और उससे जो ज़्यादातर हथियार बनते थे, औजार बनते थे। इसके पहले पत्थर व हड्डियों से बनते थे, लेकिन जब से कॉपर का इन्वेंशन हुआ औजार व बर्तन बनाना बहुत आसान हो गया, और इंसानों ने जो दूसरी धातु की खोज की उसका नाम है सोना। इसकी पहले खोज कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, किसने किया, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि 6000 ईसा पूर्व मिस्र और मेसोपोटामिया जो कि इस समय इराक में है कि लोगों ने नदी व घाटी में शुद्ध सोना मिला। उस समय यह बहुत ही चमकदार और पीली धातु के रूप में देखा जाता था। यह बहुत ही सुंदर व आकर्षक लगने के कारण आभूषण व धार्मिक वस्तुओं में और साम्राज्य के प्रतीक में इसका इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले जो सोने का आभूषण लगभग 4,500 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व में बुल्गारिया के वर्ना नेफ्रोपोलिस में है। यहाँ एक पुरुष जो कि गोल्ड ज्वेलरी के साथ में दफनाया गया था, सोने का मिलने वाला सबसे पुराना सबूत है। और करीब 3000 ईसा पूर्व मिस्र के राजा और रानी सोने के देवता खासकर सूर्य को
पूजा करते थे और सोने के देवता के प्रतीक के रूप में माना करते थे। मिस्र के लोगों का सोने के प्रति अनूठा प्रेम था। तनु कमीना के कब्र जो करीब 3000 से 3300 साल पहले की पुरानी कब्र को जब ताबूत को जब उखाड़ा गया, जो कि ये 1922 में खोजा गया था, तब सोने का प्रचलन पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि रानी क्लियोपेट्रा अपने चेहरे पर और त्वचा को कोमल बनाने के लिए अक्सर सोने का मास्क पहनकर सोया करती थी। और दुनिया का सबसे पहला सिक्का 700 ईसा पूर्व तुर्की में बनाया गया और भारत में यह सोने का सिक्का 100 ईसा पूर्व कुषाण वंश के राजा विम कड़ीफिन्स ने चलाया और इस पे भगवान शिव का चित्र उकेरा हुआ था। यह रोमन साम्राज्य के सिक्कों से प्रभावित था। इसके अलावा सोने का जिक्र भारत के और दुनिया के धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख हुआ। सोना जो इंसानों के लिए एक आम पत्थर पहले लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यह आम पत्थर नहीं है, यह बहुत ही बेहतर पत्थर है। गोल्ड को आसानी से किसी भी शेप में किया जा सकता है, यानी बाकी धातुओं से यह अधिक चमकदार होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एक समय में अपनी चमक खो देते हैं, लेकिन सोना अपनी चमक नहीं खोता है। हिंदू धर्म में ऋग्वेद से लेकर रामायण महाभारत तक में सोने का वर्णन है। मनुस्मृति में शादियों और त्योहारों में सोने का महत्व लिखा गया है। इसके अलावा ईसाई धर्म में गोल्ड का 400 बार जिक्र किया गया है और इस्लाम की कुछ हदीस में सोने का जिक्र किया गया है। इसमें पुरुषों को सोने की ज्वेलरी पहनने से मना किया गया है, जबकि लेकिन महिलाएं इसको पहन सकती हैं। भारत को आखिर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है और कैसे बना, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कर्नाटक के रायचूर जिले के हट्टी माइन से सोने के कुछ टुकड़े मिलते हैं और इसकी कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि यह 200 ईसा पूर्व यानी आज से 1800 साल पहले सोने की माइनिंग होती थी। भारत में जो सोने के खाने हैं जो वो कुछ इस प्रकार से हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में है, हत्थी गोल्ड माइंस कर्नाटक में ही है, रामगिरी गोल्ड माइन आंध्र प्रदेश में है। हालांकि अलग अलग जो सभ्यताएं हैं भारत से व्यापारिक रिश्ता बनाए और लंबे समय तक मसाला और अन्य चीज़ों का उन लोगों ने निर्यात किया, लेकिन भारत ने सोना आयात किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 7 बार लूटा गया। 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ को लूटा तो उसके पास इतना सोना आया कि उसके जो सोना उसके पास था उससे 80 गुना ज़्यादा था। और 1739 में पर्सिया के नादिर शाह ने दिल्ली को जब लूटा तो इतना सोना लूटा कि पर्सिया की जनता को 3 साल तक कोई टेस्ट नहीं देना पड़ा। और सबसे गजब की बात है कि शाहजहां के ज़माने में मुगलों ने सोने का एक सिंहासन बनवाया था और इसको बनवाने में 101 तोला यानी 1166 किलो सोना लगाया। आखिर भारतीयों को इतना सोना पसंद क्यों है और यही सोने के तस्करी को बढ़ाता है। 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से ज़्यादा सोना और सोने के गहने हैं। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद सोने की हमेशा मांग बनी रहती है, क्योंकि भारतीय लोग परंपरागत रूप से सोना जमा करते हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये लोग जमा करते हैं और शादियों में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भारतीयों की मांग के बराबर देश में खनन नहीं होता है। भारत में लगभग 1 टन सोना पैदा होता है जो कि हत्थी गोल्ड माइन से आता है। इस वजह से ज़्यादातर सोना आयात करना पड़ता है और यही टर्निंग पॉइंट है भारत के सोने के तस्करों के लिए। यह स्वर्ग बना हुआ है। हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करने की वजह से भारत को बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और करंट अकाउंट डिफिसिट का दबाव बना रहता है। आसान भाषा में समझे कि जब किसी देश को निर्यात से ज़्यादा आयात करना पड़ता है तो उसका भुगतान घाटा बढ़ता है। इससे बचने के लिए सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। इससे सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सोने की मांग यहाँ पर कम नहीं होती है। तो तस्करों के लिए यह बेहतर अवसर होता है। यह सोने की तस्करी करके कस्टम ड्यूटी को बचाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार सोना यह कम कीमतों पर लोगों को देते हैं। अब आते हैं कि सोना अगर तस्करी करके पकड़े जाते हैं तो आप पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी और आपको कितने साल की सज़ा होगी। कस्टम एक्ट 1962 के तहत अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से सोना लाता है तो उसे कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 7 साल की सज़ा व जुर्माना हो सकता है।
और तस्कर का सोना जब्त किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के तहत अगर कोई व्यक्ति तस्करी करते हुए विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करता है तो इसमें 1 साल की सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और तस्करी में जो सोना लाया जाता है इसके अलावा उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। और जो सबसे बड़ी सज़ा है ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल गुड्स के अंतर्गत आपको 5 साल की जेल के अलावा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है और आपके ऊपर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ऐसे मामले में दोषी को आजीवन विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन मित्रों, हमारे यहाँ सोने को डेड मनी माना जाता है, हमारे घर में छुपा कर रखा जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। उपयोग केवल शादियों में गहने में पहनने के लिए या भविष्य में जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उसको बेचने के लिए होता है। इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं होता है। और महिलाओं के लिए तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, महिलाएं इसको बहुत ही सीरियसली लेती हैं। तो मित्र, आप सभी ने देखा कि कैसे एक अभिनेत्री इस दलदल में फंस जाती है और फंस के अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। तो मित्र, आने वाले भविष्य में हमारे युवाओं को इससे बचाना होगा, इस सोने की मोह से बचाना होगा। धन्यवाद।